हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर से एसोसिएटेड है। जब भी हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमारा यूजुअल फोकस रहता है कि इंडिया में वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाए, और ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नाउ पैरेलली ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइना, a country with the maximum population of the world, is also going through this particular crisis. Now, the idea is कि हम इस पूरे क्राइसिस को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊंगी कि इंडिया में इस क्राइसिस को आप सिमिलर तरीके से कैसे देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। कि ऑल्दो क्राइसिस है वाटर का, पर उस क्राइसिस को केटर करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो एशिया के लिए जो है जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकते हैं। तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अगर हम वाटर एज अ रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत क्रिटिकल हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी नेशन के सुपर पावर बनने के लिए या ग्लोबल पावर बनने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके लिए रेलेवेंट एग्जांपल्स देना भी जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूं एसेज में, क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली एग्जांपल दीजिए। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसमें दो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स थे कि अगर आप 19th सेंचुरी का एग्जांपल ले तो यूके ऑल्दो एक छोटी कंट्री थी, लेकिन इट वाज अहेड ऑफ द पैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। काफी आगे निकल गई 19th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेसिक जो है काम हो रहा था। Now, why was industrial revolution very successful there? Because वहां पे abundant natural resources थे, abundant coal reserves थे. Now, coal reserves could be used to fire the new टेक्नोलॉजी जो उस समय थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टीम इंजन की ही बात करें तो कोल रिजर्व्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्स की सिग्निफिकेंस है वो इस पॉइंट से जो है हम केटर कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको एसेज भी आते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसमें कि आप यूके का राइज जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात करता है ये आर्टिकल उसके बाद। लेकिन इवेंचुअली ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्रिटेन का जो भी सक्सेस रहा है, इसको सरपास कर दिया यूएस ने। क्यों? बिकॉज यूएस के बाद बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स देखे गए, बहुत ज्यादा उनके पास एरेबल लैंड था जिसको कि कहीं ना कहीं यूज करके उन्होंने जो है अपने आप को काफी आगे जो है बढ़ा लिया। सो द एंटायर आइडिया बीइंग कि नेचुरल रिसोर्सेस किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चाइना। चाइना जो है हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेल्फ सफिशिएंट रहा है। आप देखेंगे लैंड, वाटर, रॉ मटेरियल्स में बहुत ही ज्यादा चाइना सेल्फ सफिशिएंट रहा है। एंड अलोंग विद दीज नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वहां लेबर बहुत चीप था, इस वजह से देखा गया कि चाइना में जो है इट वाज ऑलमोस्ट द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेजॉरिटी चीजें जो है वहां बनने लगी, चीप लेबर था, चीजों की कॉस्ट चीप थी, और ज्यादा जो है इन्होंने उन चीजों को एक्सपोर्ट किया, और जो है आप देखते हैं चाइनीज मटीरियल का इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग गया। राइट? ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया है। पर अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, राइट, तो ध्यान दीजिएगा जो रिसोर्सेज है वहां पे वो जो है कहीं ना कहीं श्रिंक कर रहे हैं। राइट? फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर हम अ डेकेड एगो की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स था। लेकिन आज के समय में वहां का जो एग्रीकल्चर लैंड है, रादर कैटेगोरिकली जो एरेबल लैंड है, वो श्रिंक कर रहा है क्योंकि ओवर यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। और इन सब चीजों की वजह से देखा गया है कि चाइना में जो रिसोर्सेज हैं वो काफी क्विकली जो है यूज होते जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल कैटेगोरिकली वाटर एज अ रिसोर्स की बात कर रहा है कि चाइना की जो वाटर सिचुएशन है वो पर्टिकुलरली बहुत ही अलार्मिंग है। राइट? अब इसका रीजन क्या है कि व्हाई इज द सिचुएशन अलार्मिंग, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसको भी हम काफी इलैबोरेट तरीके से समझेंगे, पर अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल ने कैटेगोरिकली यही कहा है बस कि
जैसे जैसे चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती गई, ओवर यूज बहुत ज़्यादा होता गया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता गया, तो देखा गया है कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। रादर अगर हम कैटेगोरिकली वाटर एज अ रिसोर्स की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टिमेट्स 80 to 90% ऑफ चाइना का ग्राउंड वाटर जो है इट्स टू डर्टी टू ड्रिंक, राइट। और जो बाकी इनका रिवर वाटर है या ग्राउंड वाटर है वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड है कि उसको आप इंडस्ट्री और फार्मिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते। रादर अगर आप इस चीज को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताने की कोशिश करें तो चाइना एज अ कंट्री जो है मोर देन $100 बिलियन जो है लूज कर रही है एनुअली बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। Now this was what the article was all about, but we understand कि ये scarcity क्यों आ रही है, what are the reasons, right? अब अगर हम चाइना की करंट वाटर क्राइसिस को समझने की कोशिश करें तो 4 कारण हैं जिस वजह से चाइना में वाटर क्राइसिस है। पहला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, दूसरा अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा पोल्यूशन और चौथा क्लाइमेट चेंज। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। और मैं आपको इंडिया के बारे में भी यहीं से एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट बताऊंगी। पहला आपका ऑप्शन या रादर पहला आपका पॉइंटर क्या है कि चाइना में क्राइसिस क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। तो बेसिकली मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज चाइना। तो बेसिकली सदर्न रीजन्स और ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, रादर जो बाकी रीजन्स है वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। इसका मतलब है कि सिर्फ पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन बढ़ना ही इकलौते रीजंस नहीं होते, कभी कभी नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि सदर्न और ईस्टर्न चाइना में तो बहुत ही अबंडेंट रेनफॉल है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बाकी नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन्स की बात करें तो वहां पे बहुत ही लिटिल रेनफॉल है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी और फ्लड्स होने की पॉसिबिलिटी भी होगी। रादर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे रीजन्स भी होंगे जहां रेनफॉल नहीं होती, जहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस भी होंगी। और अगर मैं 2006 का आपको एग्जाम्पल दूं तो सदर्न और ईस्टर्न रीजन्स जो है यहां पे बहुत ही ज्यादा रेन स्टॉर्म्स देखे गए व्हिच इवेंचुअली लेड टू फ्लड्स एज वेल। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सेम समय पर जो बाकी पार्ट था चाइना का वहां पे वर्स्ट ड्रॉट देखा गया इन 50 इयर्स। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल रीजन है जिसकी वजह से वहां स्कार्सिटी होती है ना। यहां से एक पॉइंट आप समझिए, जब भी हम इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं एक जेनेरिक लाइन ऑफ थॉट हमारा क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। आपको वहां ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जहां मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल है, लेकिन ऐसे रीजन्स जहां पे वो मॉनसूनल रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाती, ड्राई रीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सर्टेन एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान भी एग्जिस्ट करते हैं और पैरेलली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे मॉनसून से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो कभी भी आपको इंडिया की वाटर स्कार्सिटी पे क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को लिखें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और आप उनमें रीजन्स को बता भी सकते हैं कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे मॉनसून से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। आपको पता भी होगा, आपकी एनसीईआरटीज में दिया हुआ है कि चेरापूंजी और मासेरान में इंडिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी राजस्थान जैसे जो रीजन्स हैं, जो बहुत ही ड्राई रीजन्स, एरिड रीजन्स है, वहां रेनफॉल कम होती है। सो ये भी एक आपका लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए जब आप इन कंट्रीज के बारे में पढ़ें। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, चाइना में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा अनइवन है। जब हम चाइना की बात करते हैं, अगर हम चाइना के नॉर्थ और साउथ रीजन्स को कंपेयर करें तो बेसिकली वाटर रिसोर्सेज जो है वो चाइना के सदर्न रीजन्स में अबंडेंट है, लेकिन जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट हुई है वो नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत ज्यादा हुई है, राइट। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर डेवलपमेंट यहां है, इंडस्ट्रीज यहां है, राइट, पीपल विल गो देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पे वाटर का यूजेज भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अब क्योंकि वहां वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स अ पर्टिकुलर इशू। और सदर्न रीजन जहां डेवलपमेंट नॉर्थ जैसी नहीं है, इतनी ओवर यूटिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां क्या है, रिसोर्सेज वाटर के बहुत ही ज्यादा है।
तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने से भी जो है वाटर के यूज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। सो अगर हम इसको पढ़ें तो 80% ऑफ द वाटर जो है साउथ चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कहां हुई है? नॉर्दर्न रीजन्स में। इसका मतलब है नॉर्दर्न रीजन्स में डिमांड ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो नॉर्दर्न रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं जो कि पोल्यूशन की बात करता है। नाउ दिस इज अ वेरी जेनेरिक पॉइंट जो आपने इन जनरल भी सोचा होगा कि चाइना की जब भी हम बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज यूज होंगे और उनसे जो भी पोल्यूशन होगा दैट विल इवेंचुअली लीड इनटू द वाटर बॉडीज, जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा। अगर मैं इस पूरी की पूरी चीज को आपको नंबर्स में समझाना चाहूं तो अगर हम चाइना की बात करें तो 62% वाटर एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, 22% इंडस्ट्री एंड पावर जनरेशन में, राइट। अब ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है इंडस्ट्री पावर जनरेशन में यूज हो रहे हैं, पैरेलली उनकी पॉपुलेशन भी डबल हो चुकी है। तो दोनों चीजें मिला के इवेंचुअली क्या होगा, जितना इनके इस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ही इस पानी का यूज होगा, उतना ही फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होगा, व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, इसको भी आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी है। यू कैन टॉक अबाउट कि इंडिया का बहुत ज्यादा वाटर का पार्ट जो है इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर में है, एंड द सेम पॉइंट कैन बी रेप्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है जी, चौथा रीजन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज समझाती हूँ। चाइना में अगर आप देखोगे येलो रिवर है, यांगसे रिवर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कि चाइना की पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है। अब इन पे पानी कहां से आता है? जो आपका तिब्बतियन प्लेटू है, जिसे आप थर्ड पोल भी कहते हो, राइट, वहां पे जो भी वाटर मेल्ट होता है वो चाइना के रीजन्स में जाता है और इन रिवर्स के आसपास देखा गया है हमेशा ही चाइनीज सिविलाइजेशंस ने ग्रो किया है। सो बेसिकली यांगजे और येलो रिवर जो है ये ग्लेशियर से जो भी पानी मेल्ट होता है उस पर डिपेंड करती है। अब दो चीजें समझिए यहाँ पे। पहली चीज कि फॉर एवर नहीं है ये रिसोर्स, जितनी जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतना ही ये पानी जो है और ज्यादा जो है मेल्ट होके जाता रहेगा। इवेंचुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं रह जाएगा फॉर दी रिवर्स इन चाइना, फॉर एग्जाम्पल फॉर येलो एंड यांगसे रिवर। पैरेलली एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होगी जब ये ग्लेशियर्स अपनी पीक वाटर स्टेज पे पहुंच जाएंगे। पीक वाटर स्टेज क्या होती है कि जितनी जरूरत है, कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन जितना जो है पानी नहीं आ पा रहा है। तो जब वाटर कंजम्पशन जो है सरपास कर जाएगी वाटर सप्लाई को, कि इन रीजन से बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हो सकते हैं, तो देखा जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये वाटर क्राइसिस को और ज्यादा क्रिटिकल कर देंगे, कि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी इन सब चीजों से, लेकिन जो वाटर की कंजम्पशन है, जो वाटर की नीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड दिस इज अ सिमिलर केस फॉर इंडिया एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हिमालयाज का पानी मेल्ट करता जाएगा, इंडिया भी इस क्राइसिस से जो है जूझता रहेगा। सो जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं उन पे इस चीज का एब्सोल्यूट इंपैक्ट भी होगा। और जब हिमालयन रिवर्स या लेट्स से कि जब आप इन जनरल हिमालयन जितने भी रीजन्स हैं वो अपनी पीक वाटर कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, कि इंडिया का जो नीड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन कंजम्पशन बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम इंडिया में भी आएगी और वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम है वो लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब भी हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंडिया और इन टर्म्स ऑफ चाइना, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंटर्स होने चाहिए रादर देन जस्ट पोल्यूशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट नॉट। ठीक है जी, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्राइसिस। नाउ इस चीज का एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्या है, जब भी आपको एसेज में कोई ऐसा टॉपिक आता है आप इन सभी पॉइंटर्स को एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए
नाउ व्हाट इज चाइना डूइंग फॉर इट? सो ऑल्दो चाइना में रेन हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, चाइना ने डैम्स में वाटर सेव करना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था कि साउथ में पानी बहुत ज्यादा है, नॉर्थ में इसकी लोड बहुत ज्यादा है, नीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट यहां है। सो बेसिकली कोशिश क्या की जा रही है कि जो सदर्न रिवर्स हैं उनका पानी जो है नॉर्थ में जो है शिफ्ट किया जाए, और इसी प्रोजेक्ट को साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट कहते हैं। कैटेगोरिकली इसमें जो यांगसे रिवर है इसका पानी डिफरेंट रूट से जो है नॉर्दर्न रीजन्स में भेजा जा रहा है, ठीक है। नाउ इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझिए। अगर मैं इंटर रिलेट करने की कोशिश करूं, यहां पे एक रिवर का पानी दूसरी रिवर्स में भेजा जा रहा है। आपको नहीं लगता इंडिया में इस चीज को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करते हैं? बेसिकली ये भी तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ही है। यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के जो है कॉन्सिक्वेंसेस पे, तो इसको आप उस चीज से भी रिलेट कीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें 3 तरह के इंपैक्ट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहला, एनवायरमेंटल इशू। देखो बहुत सिंपल है, आपने एक रिवर का पानी दूसरी रिवर्स के साथ ज्वाइन कर दिया, तो बीच में ऐसा तो नहीं है कि खाली लैंड था, राइट? बीच में लैंडस्केप थे, राइट? सो दोस नेचुरल लैंडस्केप्स आर डेफिनेटली हार्म्ड, राइट? अब उस नेचुरल लैंडस्केप में जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हार्म होगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हैपन इज, जो यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा, राइट? जो स्पीशीज सदर्न रीजन के लिए सिग्निफिकेंट थी वहां के वाटर में जो है पाई जाती थी, अब क्योंकि इंटरलिंकिंग हो गई है रिवर्स की फॉर द वाटर टू गो टू द नॉर्दर्न रीजन, तो नीचे की स्पीशीज जो है सदर्न रीजन की स्पीशीज नॉर्दर्न रीजन में चली जाएंगी। एंड वी डू नॉट नो कि वो स्पीशीज का इंपैक्ट नॉर्दर्न रीजन में क्या होगा। तो इन्वेजिव स्पीशीज का भी जो इशू है वो बेसिकली आ सकता है। तो सिमिलर थिंग वुड हैपन जब आप इंडिया के रिवर इंटरलिंकिंग की बात करेंगे, दैट जब एक जगह का पानी दूसरी रिवर से शेयर किया जाएगा तो लैंडस्केप्स हार्म होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा और इन्वेजिव स्पीशीज का भी इशू वहां पर आएगा। सेकेंड जो इशू देखा जाता है वो है वेदर पैटर्न्स का। इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका समझाती हूँ मैं। रेन पैटर्न्स या माइक्रो क्लाइमेट इशूज हो सकते हैं। कैसे? आप मान लीजिए कि ऐसा रीजन है जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, अब वहां पे आपने पानी पहुंचा दिया, तो सबसे सिंपल तरीके से समझिए, वाटर है, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगी? रेनफॉल होगी। तो ऐसे रीजन जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं थी, अब क्योंकि वहां वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, वहां के रेनफॉल पैटर्न्स भी बदल जाएंगे, जिसका इंपैक्ट वहां की क्रॉप्स पे, वहां के लोगों पे भी पैरेलली होगा। और तीसरा इसका इंपैक्ट क्या है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बाय द वे, जो ये वेदर पैटर्न्स मैं बता रही हूँ ये इंडिया में भी वेदर इंटरलिंकिंग में इक्वली एप्लीकेबल होंगे। लोकलाइज्ड शावर्स जो है बढ़ जाएंगे। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं। आप एक बहुत बेसिक चीज इमेजिन कीजिए कि नॉर्दर्न साउदर्न अगर मैं रीजन्स की बात करूं, आप यहां के रिसोर्सेज यहां दे रहे हैं, कितना एथिकल है ये, कितना लेजिट है ये करना, ये हमेशा ही सोशल इश्यूज में क्वेश्चन रहता है। प्लस व्हेन यू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस, रास्ते में जितने रीजन्स जो है हार्म होंगे, उतने लोगों को जो डिस्प्लेस हो जाएंगे उनको वापस रिलोकेट करना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, उनकी रीसेटलमेंट कराना भी पैरेलल टास्क है। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर चाइना के लिए वैलिड है तो इंडिया में भी रिवर इंटरलिंकिंग में ये सारे पॉइंट्स वैलिड होंगे। ठीक है जी ना। मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी कि ऑल्दो एक क्राइसिस चल रहा है वहां पे, लेकिन आप देखेंगे उसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी है। कैसे? एशिया पे इसका क्या इंपैक्ट है? अब बेसिकली इस पूरे वाटर क्राइसिस को सेटल करने के लिए मैंने आपको बताया था रेन हार्वेस्टिंग हो रही है, आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पैरेलली हो रही है कि चाइना डैम्स में अपना वाटर सेव कर रहा है। नाउ लेट्स सी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेकोंग रिवर, राइट? मेकोंग रिवर चाइना से होती हुई आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से होके जा रही हैं। अब ये कंट्रीज मेकोंग रिवर के पानी पर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन चाइना ने जो है मेकोंग रिवर पे बहुत ज्यादा जो है डैम्स बना दिए हैं टू कंजर्व वाटर। सो अब ये कंट्रीज जो मेकोंग रिवर के वाटर पे डिपेंडेंट थी, उनका पानी किसने रोक लिया है? चाइना ने रोक लिया है। बिकॉज कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस के हिसाब से ये जो पानी है उनकी कंट्रीज से आ रहा है, इट इज देयर नेशनल एसेट, सो दे कैन डेफिनेटली यूज इट।
तो ये भी एक कंसर्न है जो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स को देखना पड़ रहा है। अब डेफिनेटली अगर पानी इन रीजन्स पे बहुत ज्यादा नहीं आएगा तो ये रीजन ड्रॉट से पीड़ित रहेंगे। प्लस यदि पानी जो है डैम्स का रिलीज कर दिया जाए तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में जो है फ्लड्स भी आ सकते हैं। एंड नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी बात करेंगे। कुछ समय पहले न्यूज में था इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो न्यूज थी कि जांगमू डैम करके एक डैम है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाने की बात है, एंड इवेंचुअली जो वाटर ब्रह्मपुत्र का इंडिया में आता है वो वाटर जो है वहां पे उसको एक हद तक डैम में सेव कर लिया जाएगा, कंजर्व कर लिया जाएगा। सो ऑल्दो ये पूरा का पूरा टॉपिक वाज टॉकिंग अबाउट कि चाइना में वाटर स्कैसिटी है, लेकिन ये जो वाटर स्कैसिटी के लिए टेक्निक्स यूज की जा रही हैं वाटर को सेव करने के लिए, उनका कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी है एशिया में, जिसको कि आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर इशू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस चीज को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देख सकते हैं। आपने रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में भी इसी टॉपिक में समझा, एंड पैरेलली यू आल्सो अंडरस्टूड द जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एशिया। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर आई गो, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। इट्स हाई टाइम नाउ, यू शुड बी प्रिपेयरिंग। एक जो प्रॉब्लम आती है हमेशा इज हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी डन। सो वी हैव कम अप विद अ प्रोग्राम जहां पे पर्सनल मेंटरशिप की बात होगी। यू कैन कॉल इट आवर नंबर एंड इंक्वायर अबाउट द डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीलिम्स रिलेटेड कोर्सेज, जीएस, करंट अफेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं। काफ़ी मेहनत की है हमने, यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज आपके लिए सेग्रीगेट कर दिए हैं कि प्रीलिम्स में किस तरह की आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप जो है अगर अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर चुके हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इन माध्यमों के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।